नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। हम बीमार क्यों होते हैं? देखिए, हमें इस चैप्टर में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। बाकी हम साइंस जब पढ़ते हैं हमें बहुत कॉन्सेप्ट्स पता चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। स्वस्थ नहीं है तो हम बहुत अपने को एक असमर्थ पाते हैं, चाहते हुए भी वो कार्य नहीं कर पाते। तो इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो आज इस चैप्टर में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है संक्रामक रोग के बारे में। जो हमारी कैसे संक्रामक रोग होते हैं इनको आज हम समझते हैं और इसके लिए हम बुक खोलते हैं। तो देखिए बच्चों, संक्रामक रोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो संक्रामक कारक क्या होते हैं इनको समझते हैं। हमने ये देखा है कि सजीव जगत की संपूर्ण विविधता को कुछ ही वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मीन्स हम जीवों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं और उनके कुछ सामान्य गुणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं इनमें से अनेक वर्गों के अंतर्गत, जैसा हम लोगों ने, मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी इस एक स्लाइड में आपको बताया था कि कुछ रोग हमें वायरस से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ फंजाई से होते हैं, है ना। पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि विभिन्न कारक हैं जिनसे हमें ये रोग हो सकते। तो कुछ रोग जो होते हैं वो बहुकोशिक जीवों जैसे अनेक प्रकार के कृमि से भी होते हैं। ये हमने आपको पहले भी लिस्ट दी है और यहाँ पे भी देखिए ये है कि जो वायरस से है वो खांसी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स। कुछ रोग जैसे आपका टाइफाइड है, बुखार, हैजा क्षय रोग तथा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया द्वारा होता है। और बहुत से सामान्य त्वचा रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई से होते हैं। तो ये सारे हमने आपको पहले ही सेशन में आपको इन सबके नाम बता दिए थे। तो यहाँ देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रामक कारकों के इन वर्गों के विषय में सोचते हैं। तो इसका ये है कि हम क्यों इनको एक वर्गों में हमने बांट दिया है, क्योंकि इस प्रकार हम उनके उपचार की विधि को एक समझ सकते हैं, उनका कर सकते हैं कि बैक्टीरिया है तो किस प्रकार की हमें दवाइयाँ, किस प्रकार के हमें एक उनके इंजेक्शंस बनाने हैं जिससे ये वो अब जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो मर जाए, वो शरीर में मल्टीप्लाई नहीं हो और हम जो व्यक्ति है वो रोग मुक्त हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम उनको विभिन्न कैटेगरी में रखते हैं कि ये वायरल है, ये बैक्टीरियल है, ये फंगल है ना, ये उनको डिफरेंट या प्रोटोजोआ से हो रहा है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ देखिए सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते, लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। तो क्योंकि ये जितने ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनकी नेचर अलग अलग है, नेचर अलग अलग है तभी तो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ देखें तो वायरस हम जानते हैं ये क्या है, इट इज अ लिंक बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। मीन्स अगर वो हवा में घूम रहा है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन जैसे ही किसी जीव के शरीर में आता है उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया वो जहां पर भी रहे वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फंगाई वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि उनको एक सजीव का शरीर ही चाहिए, वो धरती पर है वो वही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी एक नेचर होती है। तो वायरस, बैक्टीरिया तथा फंजाई के गुणन अत्यंत तेजी से होते हैं, ये एक है हमने देखा है। तो यहाँ देखिए ये अलग अलग आपको दिखा रखा है पिक्चर्स में। ये आपकी संक्रमित कोशिका से बाहर निकलते हुए सार्स बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। तो यहाँ देखिए ये कैसे एक बाहर निकल रहे हैं, इन्फेक्शन फैला रहे हैं, ये जो आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए ये 500 नैनोमीटर का आपको ये एनलार्ज करके दिखा रखा है और नैनोमीटर का आपको बता रहे हैं कि ये माइक्रोमीटर का भी आधा होता है। तो यहाँ देखिए इस प्रकार ये इतने छोटे मतलब हैं कि इनको आपको एनलार्ज करके दिखा रखा है। ये आपके स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया हैं जो मुहासे पैदा करते हैं। तो ये आपका जो फेस पे अगर आपके मुहासे हो रहे हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है। यह प्रोटोजोआ है जो ट्रिप्नोसोमा, ये निंद्रालु व्याधि का कारक है। और ये जो है ये देखिए इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, लाल रक्त कोशिका के साथ इसको प्रदर्शित करा गया है।
फिर यहाँ पे देखिए ये एक और है जो है ये लेशमानिया कालाजार व्याधि कारक प्रोटोजोआ है। और यह जीव अंडाकार तथा प्रत्येक में एक चाबुकनुमा संरचना होती है। तो ये देखिए ये चाबुक अंडाकार और ये चाबुकनुमा संरचना, तो सबकी संरचना अलग है। और ये देखिए ये आपके एस्करिस है जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, और जिनके ज्यादा कीड़े होते हैं वो बहुत पतले होते हैं उनमें, और भूख उनको बहुत लगती है लेकिन वो कमजोर भी रहते हैं। तो यहाँ देखें तो इस प्रकार हम यहाँ आपको जो दिखा रहे हैं, तो ये जो है बैक्टीरिया फंजाई के जो गुणन होते हैं ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होके वो फिर हमारे जब बॉडी में जाते हैं तो हमारे टिश्यूज को खाने लग जाते हैं, उससे हमें बीमारी होती है। और इसकी अगर हम तुलना करते हैं तो कृमि में गुणन जो होता है वो मंद होता है। तो अगर हम वर्गीकरण उनके क्लासिफिकेशन के अनुसार सोचें तो सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से वायरस की अपेक्षा अधिक निकट होते हैं। तो जितने प्रकार के बैक्टीरिया उनमें हमें सिमिलैरिटीज काफी कुछ मिलती हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज में मिलती हैं, लेकिन हम वायरस और बैक्टीरिया का करें तो वो बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। तो इसका ये अर्थ है कि अनेक जैव प्रक्रियाएं सभी बैक्टीरियाओं में समान होती हैं, लेकिन वायरस वर्ग में भिन्न होती हैं। मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, वो क्या चीज अपने अंदर वो एक भोजन के रूप में लेते हैं, उन सबकी नेचर में एक डिफरेंस होता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो हम इनकी औषधि जो बनाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि इनकी नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग औषधि बनती है। तो और जो कि ये जो औषधि होती है वो किसी वर्ग में किसी एक जैव प्रक्रिया को रोकती है, तो उस वर्ग के अन्य सदस्यों पर भी इसी प्रकार का प्रभाव डाले। लेकिन अगर यही औषधि हम दूसरे पर करें, मीन्स अगर हम बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई औषधि बना रहे हैं तो वायरस पे नहीं कार्य करेगी या फंगस पे नहीं कार्य करेगी। अगर कोई हम फंगस से रिलेटेड कोई बना रहे हैं तो वो बैक्टीरिया पे नहीं कार्य करेगी। इसलिए हमारे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की हमारी औषधि मेडिसिन होती हैं जो वो पर्टिकुलर एक किसी बीमारी के लिए उनके ट्रीटमेंट के लिए होती हैं। अगर हम एंटीबायोटिक का ही उदाहरण लें तो सामान्यतः बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को बंद कर देते हैं। तो बहुत से जो बैक्टीरिया अपने क्या ये जो यहाँ इसको मैं आगे करने से पहले आपको ये बात फिर से समझाऊंगी। तो ये जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं ये बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जो जैव रासायनिक है, मीन्स उनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको रोकते हैं। मेन जो हमारा मेडिसिन होती हैं वो यह होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर है उनकी ग्रोथ को रोका जाए, उनको अंदर ही मार दिया जाए। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देख के समझा रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसको बाहर से डैमेज नहीं हो, वो अपने चारों ओर एक कोशिका भित्ति बना लेता है। तो जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित करती है। तो ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, तो ये जो बैक्टीरिया का एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने वाला जो प्रोसेस होता है उस पर वो कंट्रोल करती है कि तुम अगर वो अपने प्रोटेक्टिव उनका वो शेल नहीं बन पाएगा तो फिर जो दवाई है वो उनको फिर मार सकती है। तो और तो वो इस प्रकार जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। और इस कारण क्या होता है, जब वो ये बैक्टीरिया कोशिका भित्ति नहीं बना सकते तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो सरलता से मर जाते हैं। और ये दूसरा बात जो आती है कि जो अगर हम पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं तो वो उन बैक्टीरिया को मार रही है, जब उन वो भी क्या है, जीव है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे हैं। तो जब वो कोशिका पे अटैक हो रहा है तो मानव की जो शरीर की कोशिकाएं हैं उस पे क्यों नहीं इफेक्ट होगा। तो उसका कारण ये होता है जो मानव कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका भित्ति नहीं बनाती हैं, और जो पेनिसिलिन है उसका यही है, वो कोशिका भित्ति पर अटैक करता है।
तो इसलिए जो है मानव शरीर को उससे नुकसान, जो अंदर के ऑर्गन्स है उनको नुकसान नहीं होता है। पेनिसिलिन जो है ऐसे सभी बैक्टीरिया को प्रभावित करेंगे जिसमें कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया की अनेक स्पेशीज को प्रभावित करते हैं, ना कि केवल एक स्पीशीज। और जो वायरस में क्या होता है, ऐसा कोई मार्ग नहीं होता है। जो वायरस होता है वो कोई कोशिका भित्ति नहीं बनाता है, इसलिए हम कोई भी एंटीबायोटिक उसके लिए एक वो इफेक्टिव नहीं होता है। आपको खांसी जुकाम होता है, आप जो एक जो मेडिसिन लेते हैं वो बस एक रोग की तीव्रता को थोड़ा सा एक कंट्रोल करता है, लेकिन रोग को नहीं करता है। वो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम रहे, लेकिन उनका जो साइकिल चलती है वो उतने साइकिल में करके वो फिर खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम खांसी जुकाम जब होता है तो हम कोई एंटीबायोटिक नहीं लेते हैं। और जो हम थोड़ी जो अगर हम मेडिसिन लेते हैं वो क्या होता है कि उस कारण अगर बैक्टीरिया का कोई संक्रमण हुआ है उसको रोकने के लिए काम में आती है। तो ये यहाँ पे यदि वायरस संक्रमित खांसी जुकाम के साथ बैक्टीरिया संक्रमण होता है तब एंटीबायोटिक का उपयोग लाभदायक होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप मार्क कर लीजिए। तो जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो हम कहते हैं इससे हमें आराम मिला, तो वो एक्चुअली वो आराम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उससे होता है, वायरस से का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ये आज हमने देखा कि कैसे जो हमारे ये देखिए कि जो संक्रामक रोग के जो उसके जो कारक हैं उनको अगर हम कंट्रोल कर सकें तो हम थोड़ा बीमारी से बच पाते हैं। लेकिन ये भी देखा कि बैक्टीरियल डिसीज पर तो हम एक एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अगर वायरल इन्फेक्शन है उस पर हमें करना एक डिफिकल्ट हो जाता है, जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। तो बच्चों, रोग उत्पन्न करने वाले जीव वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक कोशिक जंतु, प्रोटोजोआ, बहुकोशिक जंतु। यहाँ पे हम जो मैंने पहले भी सेशन में आपको दिखाया था ये लिस्ट दे दी है, तो ये आप देख लीजिएगा कि वायरल इन्फेक्शन कौन कौन सी डिजीज है, बैक्टीरिया से कौन सी है, फंगाई से कौन सी है, प्रोटोजोआ से कौन सी है और आपकी वर्म से कौन सी है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्मजीव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और या उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाते हैं। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन स्पीशीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। पेनिसिलिन की बात करते हैं। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीशीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन स्पीशीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। मानव की कोशिकाएं कोशिका भित्ति नहीं बना सकती, इसलिए पेनिसिलिन का प्रभाव हम पर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं, एंटीबायोटिक वायरस संक्रमण पर प्रभावकारी नहीं है। वायरस की कोशिका नहीं होती है, यही कारण है कि एंटीबायोटिक का वायरस संक्रमण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण खांसी जुकाम में एंटीबायोटिक लेने से रोग की तीव्रता या अवधि कम नहीं होती है। तो जितने इसमें हमने आज जो टॉपिक करा था उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको नोट्स रूप में भी दे दी हैं, बुक में भी मार्क करवाए हैं। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के थ्रू ही पता चल रही हैं, तो मैं कहूंगी कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और इजीली आप इसके आंसर्स दे सकेंगे। तो जरूर आप एक बार नहीं 2-3 बार जरूर इस चीज को पढ़िएगा। जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं उनको कॉपी में नोट करिए, याद रखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।